हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि मैंने कल गूगल ड्राइव की एक लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर करी है, राइट? तो उस लिंक को आप लोगों को सेव कर लेना है, और अब जितना भी मटेरियल वगैरह होगा, फॉर एग्जांपल रेस प्रैक्टिस शीट, मैं व्हाट्सएप पर तो फॉरवर्ड कर ही दूंगा, बट मैं उस ग्रुप पर भी उस गूगल ड्राइव लिंक पर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उससे ही होगा कि जितना भी मटेरियल है वो हमें एक सिंगल प्लेस पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बार बार आपको ऊपर स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ेगा। उसमें मैंने HCV वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और उसके सॉल्यूशंस, और एट प्रेजेंट मैंने आपका मॉड्यूल EP1 और 4 बिगनर बॉक्स के सॉल्यूशन उसमें पोस्ट कर दिए हैं। और आगे के बिगनर बॉक्स के सॉल्यूशंस के लिए भी आप उस पर्टिकुलर लिंक को रेफर कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आज की क्लास की बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबको याद होगा कि लास्ट टर्न पर हमारा डिस्कशन चल रहा था रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जब हम लोगों ने क्लास एंड करी थी, तब डिस्कशन चल रहा था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का। दो एक्सप्रेशंस हमने कंसीडर किए थे। एक्सप्रेशन नंबर वन था जब हमें क्या दिया हो, जब हमें फील्ड दी हो, पोटेंशियल फाइंड करना हो। R1 से R2 या A से B, इसको मैं A और B लिख देता हूँ। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करने का मेथड। दूसरा था पोटेंशियल दिया है, फील्ड फाइंड करना है, तब हम लोग ये रूट नहीं फॉलो करते। तब हम लोग यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव वाला अप्रोच। ये सेकंड अप्रोच था। ये रिलेशन कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद आज जो हमें कंटिन्यू करना है वो है पोटेंशियल के कुछ और केसेस, जिसमें आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और सेकंड होगा पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो आज जिन दो केसेस के बारे में हमें डिस्कशन करना है, देखो रिंग हो गया था, डिस्क हो गया था, यूनिफॉर्म रॉड का पोटेंशियल हो गया था। अब आज जो हमें बात करनी है वो है पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अभी नोट नहीं करना है, नोट में स्लाइड से करवाऊंगा, पहले बस हम मीनिंग समझेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम अलग से नोट करवाएंगे। एक स्फेरिकल शेल है जिसमें चार्ज है Q और जिसका रेडियस है R। सपोज मैंने इस रीजन में स्फेरिकल शेल को लाकर रख दिया। थिन स्फेरिकल शेल है, थिक बनाया है, वैसे होगा बिल्कुल थिन। सपोज हम इस थिन स्फेरिकल शेल को इस रीजन में लाके रख देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये थिन स्फेरिकल शेल अपने आसपास के हर एक पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल जनरेट कर देगा। ये क्या करेगा, अपने आसपास के हर एक रीजन में हर एक पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहला केस होता है केस 1। हमें जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड। ये देखो, जिस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। कितने डिस्टेंस पर है, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर है। ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर है। और इस पर चार्ज है Q, रेडियस है R। आपको याद है, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था शेल थ्योरम में, कि इस टाइप के केसेस में हम लोग इसका पूरा का पूरा चार्ज कहाँ मान सकते हैं। इसका पूरा चार्ज स्फेरिकल सिमेट्री वाले केसेस में एट सेंटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं इसका पूरा का पूरा चार्ज कहाँ प्रेजेंट है एट सेंटर। और सेंटर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है,
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन के क्यू बाय स्मॉल आर। और इसी का एक स्पेशल केस, इसी का एक स्पेशल केस अगर वो पॉइंट सरफेस पर होता तो क्या होता? सरफेस पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता, और क्या होता? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता, और वी एट सरफेस आ जाता के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा, अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर वो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो क्या करूँ मैं? सपोज अब वो पॉइंट इनसाइड लाई करता, तो अगर वो पॉइंट इनसाइड लाई करता तो हम क्या करेंगे? सपोज इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड, केस टू होगा व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें मुझे पता है आप लोग गलती करोगे। अच्छा मुझे बताओ, स्पेरिकल शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है? फील्ड पता है, पढ़ी आपने फील्ड लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में? स्पेरिकल शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है? सबका आंसर आना चाहिए, मुझे पता चले आप लोगों को याद है या नहीं। स्पेरिकल शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड, शेल थ्योरम याद करो। जीरो होती है। गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सबको याद है ऑलमोस्ट, है ना? दो चार लोगों को हटा दो, बाकी सबको ऑलमोस्ट याद है कि स्पेरिकल शेल के अंदर फील्ड जीरो होती है। अच्छा, अगर स्पेरिकल शेल के अंदर फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा? काफी लोग तो पोटेंशियल भी जीरो बोल रहे हैं। देखो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, अब कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखो, इंटरेस्टिंग बात है। मुझे जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट इनसाइड है। मतलब मान लो मुझे यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, ये है वो पॉइंट, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट टू बोल देता हूँ। सरफेस पे एक पॉइंट लेता हूँ वन, मैं वन से टू मूव कर रहा हूँ। मैं कहाँ से कहाँ मूव करना चाह रहा हूँ? मैं मूव करना चाह रहा हूँ फ्रॉम वन टू टू। मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा? वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम पॉइंट आर वन टू आर टू। आर वन मतलब सरफेस से लेकर आर टू, जो कि कहाँ पर है? इनसाइड है। पर मुझे बताओ अंदर फील्ड कितनी होती है? अभी आप लोगों ने बताया स्पेरिकल शेल के अंदर जितना भी रीजन है उस पूरे रीजन में फील्ड होती है जीरो। अगर फील्ड होगी जीरो, इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल ही जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो गया तो इसका मतलब वी टू माइनस वी वन जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो हो गई तो। इसका मतलब वी टू इक्वल टू वी वन, और वी वन मतलब सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस का पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है, स्पेरिकल शेल का सरफेस और उसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। और इसी को फिजिक्स में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे फिजिक्स में कहा जाता है, इक्वी पोटेंशियल रीजन। रीजनों का रीजन, इक्वी पोटेंशियल रीजन। रीजन भी कैपिटल में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो ध्यान रहे, स्पेरिकल शेल का सरफेस और उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑल इक्वी पोटेंशियल रीजन्स। अरे कलर को छोड़ो, कलर कैसा भी हो वो छोड़ो, आप तो बस ये समझो कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कंसेप्ट समझ में आया क्या?
याद रख लोगे? वैसे तो ये 11 का ही फॉर्मूला है ये 11 में देखा हुआ फॉर्मूला है, पर अभी याद भी करवा दूंगा मैं, चलो याद भी करवा ही देंगे, नहीं तो मुझे आप लोग की आदत पता है, भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। चलो आज की हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जहाँ से लास्ट टाइम की एंडिंग हुई थी वहां से आज की स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग होगी पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। इसमें केस वन भी हमने पढ़ा, पॉइंट लाइज आउटसाइड, चार्ज सेंटर पे मानना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना। स्पेशल केस सरफेस पर हुआ तो के क्यू बाय कैपिटल आर, ये लिखो फिर हम आगे देखते हैं। वैसे जेलस तो फील होते होंगे आप लोग कई बार मेरी राइटिंग और मेरी आर्टिस्टिक एबिलिटीज देखकर, जेलसी तो फील होती होगी कई बार आप लोगों को अंदर ही अंदर, बट अब क्या कर सकते हैं। आप लोग भी जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के बाद आप लोगों की भी आर्टिस्टिक एबिलिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अरे भाई मजाक था, छोड़ो चलो। मजाक भी समझ में नहीं आया, फिर से कंसेप्ट तो समझ में नहीं आते, मैं कुछ मजाक करता हूँ वो भी समझ में नहीं आता है। इन शॉर्ट ले देकर स्टोरी ये है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कंसेप्ट बताओ फिजिक्स का तो वो भी समझ में नहीं आता है, कुछ और बोलो तो वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि स्पेरिकल सेल के आउटसाइड और सरफेस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो ये उसकी कहानी थी। जो भी आपके सामने ये स्टोरी आई है, ये कहानी आई है, ये स्पेरिकल शेल के लिए थी, आउटसाइड और सरफेस पर। और इनसाइड अब इनसाइड की बात कर लेते हैं। इनसाइड अभी हमने बताया, अगर वो पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो अंदर फील्ड नहीं होती, ध्यान रखना, फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। अभी दो अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं हम, फील्ड और पोटेंशियल। मैं एक काम करूंगा सेशन एंड में, मतलब सॉरी इस टॉपिक के एंड में जब ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक ही डायग्राम में आपको फील्ड पोटेंशियल हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण, रॉड के कारण, कंटिन्यूस चार्ज के कारण, रिंग डिस्क के कारण लिख के बता दूंगा, तो आपको याद रह जाएंगे फॉर्मूले सब। फील्ड का फॉर्मूला अलग है, पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग है। फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, क्योंकि फील्ड जीरो है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और इसलिए पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन, जहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। सरफेस और उसके अंदर हर एक पॉइंट पर आपको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा। अगर पॉइंट बी सेंटर के बहुत पास होगा तो अरे दुष्ट,
मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सी लैंग्वेज समझाऊँ आप लोगों को। इनसाइड में सारे पॉइंट आते हैं, देखो काम करता हूँ। ये देखो, ये अंदर जितने भी पॉइंट है ना, कलर सेलेक्ट करते हैं कोई अच्छा सा। येलो ट्राई कर, येलो अच्छा नहीं लगेगा। ऑरेंज भी अच्छा नहीं लगेगा, ये ट्राई करते हैं चलो। ये देखो, ये इतने जितना रीजन है, पूरा रीजन ये दिख रहा है आपको। ये जो पूरा रीजन है अंदर, इंक्लूडिंग सरफेस, अब चाहे वो सेंटर ही क्यों ना हो, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ये सभी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। इसमें सेंटर भी इंक्लूड हो चुका है, सरफेस भी इंक्लूड हो चुका है, सेंटर सरफेस सब इंक्लूड हो चुका है। ये सब इक्वी पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल से अलग कहाँ पर होगा, आउटसाइड अलग होगा। यहाँ सरफेस से लेकर सेंटर तक जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, के क्यू बाय कैपिटल आर। फील्ड अंदर जीरो है, फील्ड अंदर जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। चलो इसका ग्राफ देखें जरा आप। देखो ग्राफ कैसा बनेगा। पहले तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर। सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल उतना ही है। देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल उतना ही है, के क्यू बाय आर कॉन्स्टेंट है। सरफेस के बाहर जब मैं जाता हूँ तो पोटेंशियल रिड्यूस होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये तीन रीजन है, एक है इनसाइड, एक रीजन है इनसाइड, एक है सरफेस वाला पॉइंट, और एक है आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होगा बताओ, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये फॉर्मूले अभी हमने पहले लिख लिए हैं, दोबारा नोट नहीं करना है। इसी को बस मैंने इनइक्वालिटी के टर्म्स में लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। वही सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने आपके सामने। अभी हमने पढ़े थे दो केस, आउटसाइड और इनसाइड, और सरफेस का स्पेशल केस। ये ग्राफ होगा। ये नोटिस करो, आपने ये ग्राफ 11th में बनाया था। बस 11th में डिफरेंस किया था, आपने ग्राफ ऐसा बना दिया था। क्यों बनाया था ये ग्राफ ऐसा, क्योंकि बात चल रही थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, जो कि होता है -Gm/r। और अब हम बात कर रहे हैं 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, KQ/r। चलिए ग्राफ नोट हो गया होगा। ग्राफ के बाद अब हम आ जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग केस है जरा। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। आपको याद भी आएगा, 11th के कुछ फॉर्मूले याद भी आएंगे, बट उससे पहले सबसे पहले जो सिंपल बात है वो ये है। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की। अभी देखो मैंने इंटेंशनली यहाँ पर एक टर्म लिखा है, नॉन कंडक्टिंग। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखा है। आप याद करो, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बता रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हैं, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो हम आगे गॉस लॉ के बाद फिर से पढ़ेंगे भी, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज हम उसे देते हैं वो कहाँ जाता है, वो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। तो सपोज करो अगर ये सॉलिड मेटेलिक स्फीयर होता, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर होता, मैं चार्ज देता भी तो एक प्रॉब्लम थी कि चार्ज कहाँ जाता, सरफेस पर। और अगर चार्ज सरफेस पर आ जाता तो फिर ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता, स्पेरिकल शेल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ सरफेस पर आ गया है। पर अभी हमने क्या लिया है बताओ, अभी हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब चार्ज न सिर्फ सरफेस पर है, बल्कि सेंटर से लेकर सरफेस तक हर एक पॉइंट पर इक्वली, हर एक वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बात समझ में आ रही होगी, चार्ज सिर्फ सरफेस पर नहीं है, सेंटर से लेकर सरफेस तक हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कंडक्टिंग होता तो वो सरफेस पर ही आया था फिर से चार्ज, इसलिए नॉन कंडक्टिंग लिखा है। चलिए अब इसमें सबसे पहला केस,
सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे आपसे कि भाई जहाँ पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो पॉइंट कहाँ पर है। तो पहला केस, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगेन वही बात होगी, स्टोरी वही होगी, पूरा का पूरा चार्ज हम कहाँ लेंगे? सेंटर पर लेंगे। वही स्टोरी है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। स्पेशल केस, सरफेस पर कितना होगा? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो सरफेस पर आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। ये रियलाइज करो कि ये दोनों फॉर्मूले स्पेरिकल शेल से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और करेंगे भी क्यों? क्योंकि बाहर से देखने पर आपको नहीं पता चलेगा कि जो स्फीयर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है। अगर मैं आपके सामने दो स्फीयर रख दूं, एक सॉलिड एक हॉलो स्फीयर, बाहर से देखने पर नहीं पता चलेगा। डिफरेंस कब पता चलेगा? बाहर से दोनों सेम बिहेव करेंगे, डिफरेंस जब पता चलेगा जब हम स्फीयर के अंदर एंटर करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वो स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है। मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला एज इट इज लिखना है। ये नोट करो, फिर हम केस 2 की बात करेंगे। अच्छा, अब सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई मुझे बता सकता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। चलो ये इसको डिटेल में डिस्कस करके देखते हैं। केस 2। चलो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मैं सेंटर मार्क कर देता हूँ। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर हो गया। और मुझे पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है? मुझे यहाँ से कितने डिस्टेंस पर? स्मॉलर डिस्टेंस पर। यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। ये है वो पॉइंट जहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब ये पॉइंट कहाँ पर है? सॉलिड स्फीयर के अंदर है। अभी नोट मत करना, समझ लेना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ जो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर
पॉइंट पी से पास करने वाला एक स्पीयर बना दूंगा। मैं क्या बना दूंगा? मैं पॉइंट पी से पास करने वाला एक स्पीयर बना दूंगा। अब इस स्पीयर के आने से पता है क्या हुआ है? ये जो बड़ा स्पीयर था ना, जो जिस स्पीयर को हम देख रहे थे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से दो पार्ट में डिवाइड हुआ? एक तो ये ग्रीन वाला स्पीयर, एक देखो, एक तो ये ग्रीन वाला सॉलिड स्पीयर हो गया, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। और जिस पर चार्ज ऑब्वियसली कम होगा थोड़ा सा, स्मॉल क्यू लिख देता हूँ, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, क्यू कॉमा आर लिख देता हूँ इसको मैं, क्यू कॉमा आर। और इसके बाहर जो दूसरा रीजन है, जो मैं काम करता हूँ, येलो कलर यूज़ कर लेता हूँ। बाहर सेकंड रीजन है ये वाला। बचपन में वो ड्राइंग के लिए कॉपी मिला करती थी, जिसमें वो कलर करने होते थे, वो याद आ गई। स्केच पेन लेकर, और वो वैक्स वाले जो कलर्स होते थे वो लेकर कलर किया करते थे स्कूलों में। हाल फिलहाल फोकस रखो उस पॉइंट पर जहां हमें पोटेंशियल निकालना है। टारगेट है पॉइंट पी, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या मैं ऐसा बोलूं? पॉइंट पी जो कि ब्लैक कलर में, कलर कोडिंग पे ध्यान देना, पॉइंट पी पर पोटेंशियल हो जाएगा। एक पोटेंशियल तो ये ग्रीन वाले स्पीयर के सरफेस पर आ गया है, वो देखो, ग्रीन वाले स्पीयर के वो पॉइंट पी सरफेस पर है। डायग्राम देखो कितने अच्छे से दिख रहा है, पॉइंट पी उस ग्रीन वाले स्पीयर के सरफेस पर है, तो V1। दूसरा, वो ये जो येलो कलर बनाया है मैंने, येलो कलर वाले स्पीयर के अंदर है। तो उस पॉइंट पर दो लोग पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। कौन? एक ग्रीन कलर पोटेंशियल बना रहा है और एक येलो कलर पोटेंशियल बना रहा है। दोनों मिलाकर पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल होगा। इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब से V1 पर ध्यान दो, सिर्फ ध्यान होना चाहिए। V1 कैसे निकलेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है V1 कैसे निकलेगा? वो पॉइंट ग्रीन वाले स्पीयर के सरफेस पर है, और ग्रीन वाले स्पीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? K Q/R। स्पीयर के सरफेस पर पोटेंशियल K Q/R, Q उसका चार्ज, R उसका रेडियस। बात समझ में आ गया? रे वाह, सबका मैसेज पहले ही आ गया था। चलो, K Q/R। अब सवाल ये उठता है कि ये Q कितना होगा? ये जो स्मॉल Q है ये दिक्कत दे रहा है, स्मॉल Q कितना होगा? तो स्मॉल Q निकालने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा, जरा सा मैथ लगेगा, जरा सा, इतना सा ही मैथ लगेगा। स्मॉल Q हो जाएगा, देखो ध्यान से जरा, स्मॉल Q हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू जिस पेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका वॉल्यूम। वो हो जाएगा Q/R³ जरा देखो, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये आपसे ना आगे से याद रख लेना, क्योंकि आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा। सॉलिड स्फीयर के लिए याद ही रखा करो, वॉल्यूम होता है प्रोपोर्शनल टू R³। तो चार्ज में जो होगा ना, वो इसी तरह का रिलेशन मिलेगा हमें, हर बार इसी तरह का रिलेशन मिलेगा, कभी कोई अलग नहीं रिलेशन मिलना। तो ये रिलेशन हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, जो हम याद रखा करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपकी हेल्प थोड़ा ना करूंगा, आगे अब आपको आपकी खुद की हेल्प करनी है। कैसे करनी है खुद की हेल्प, मैं बता देता हूँ वो। अब आपको करना ये है कि यहाँ से जो क्यू आया है, इस क्यू को उठाना है, और क्यू को उठाकर इधर रखना है। तो आपको क्या मिलेगा बताओ? आपको मिलेगा V1। ऑब्वियसली हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा V1। बताओ कितना आएगा V1 यहाँ से? V1 आएगा K
क्यू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। ठीक है। ये ग्रीन कलर वाला था, याद है? ग्रीन कलर वाला वी वन जो ग्रीन कलर का स्पीयर ने बनाया था, वो वी वन ग्रीन कलर में हो गया, तो इसको अपन एंक्लोज भी कर देते हैं। ये हो गया वी वन। वी वन निकालना तो आसान था, बहुत आसान लगा होगा, वी वन तो आसानी से निकल गया। अब बारी है वी टू निकालने की। वी वन तो हमने निकाल लिया, वी टू प्रॉब्लम देगा। अब सवाल ये कि हम वी टू कैसे निकालेंगे। तो देखो वी टू किसके कारण है बताओ। इसको पहले मैं इक्वेशन टू बोल देता हूँ, बाद में इसको भी अपन यूज में लेंगे, इक्वेशन नंबर टू। अब अपने को चाहिए वी टू। वी टू का मतलब होता है ये जो येलो कलर वाला रीजन दिख रहा है, ये पूरा येलो कलर वाला रीजन मिलकर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाएगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेंटर से जाऊँगा कितने डिस्टेंस पर, आप लोगों की फेवरेट मेथड, सेंटर से जाऊँगा मैं एक्स डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। और मैं क्या बनाऊँगा, एक्स डिस्टेंस पर जाकर मैं डी एक्स थिकनेस का एक थिन स्पेरिकल शेल बनाऊंगा। ये जो रेड कलर में बना रहा हूँ, ये क्या है? एक्स पर डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का एक स्पेरिकल शेल। ये रहा वो स्पेरिकल शेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बस ज़्यादा कलर नहीं करेंगे, इंक खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये इंक भी खत्म हो गई तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। हाल फिलहाल एक्स पर डी एक्स, एक्स पर कितनी थिकनेस? डी एक्स थिकनेस। ये देखो ये डी एक्स थिकनेस है, ब्लैक कलर में डी एक्स थिकनेस है। इस पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू चार्ज होगा। रेड कलर वाला जो स्पीयर है, स्पेरिकल शेल, उस पर चार्ज होगा डी क्यू। तो उस पर चार्ज लिखा मैंने डी क्यू। अब आगे, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट पी, ये इस थिन स्पेरिकल शेल के कहाँ पर है? सरफेस पर है, आउटसाइड है, इनसाइड है, कहाँ है? इनसाइड है। अच्छा मुझे याद करके बताओ कि इनसाइड में पोटेंशियल कितना होता है। इनसाइड में पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्स। अरे इंक तो सही में खत्म हो गई, हम तो मजाक में बोल रहे थे, इंक सही में खत्म हो गई, चल ही नहीं रहा ये तो। अब क्या करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। एक्चुअल में खत्म हो गई इसकी भी इंक, ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सरप्राइज कि इसकी भी इंक खत्म हो सकती है। एक और बार ट्राई करते हैं ना। चल ही नहीं रहा है ये भी अब। अच्छा खासा चल रहा था थोड़ी देर पहले तक तो, इसने भी धोखा दे दिया। कितने क्रूशल मोमेंट पे उसने धोखा दिया। अब क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे, किससे मदद लेंगे अब हम? ऐसा फिजिक्स क्लास में ही क्यों होता है? करते हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक सॉल्यूशन, ऐप को बंद करके वापस चालू करते हैं। हाँ तो हम बात कर रहे थे, देखो पॉइंट पी पे ध्यान दो जरा। स्टोरी चल रही थी, पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना था। पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू रेड वाला स्पेरिकल शेल। ये देखो पॉइंट पी रेड वाले स्पेरिकल शेल के अंदर है, तो इस स्पेरिकल शेल के सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल सेम होता है। इस पे चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है डी क्यू, और इसका रेडियस कितना है? एक्स।
तो क्या लिखूंगा, के डी क्यू बाय एक्स। पर एक चीज देखो कि ऐसे बहुत सारे थिन स्पेरिकल शेल बनेंगे। देखो, ये एक स्पेरिकल शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे स्पेरिकल शेल मिलकर वो येलो कलर वाला स्पेरिकल शेल बना रहे हैं। बहुत सारे थिन स्पेरिकल शेल के मिलने से वो थिक स्पेरिकल शेल जो येलो कलर में वो बना है। तो बहुत सारे रेड कलर के स्पेरिकल शेल से वो येलो कलर का शेल क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे इन सब के कारण? इंटीग्रेशन ऑफ डी वी टू। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी टू हो जाएगा नेट वी टू। अब इसके बाद हमें करना है इंटीग्रेट। मुझे जल्दी से बताओ डी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? डी क्यू मतलब ये रेड कलर वाला चार्ज। रेड कलर वाला चार्ज मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। बताओ डी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये जो डी क्यू लिखा है मैंने, डी क्यू हो जाएगा पहले तो 4/Q/4/3 πr क्यू, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है रेड वाले वॉल्यूम से। जरा बताओ रेड वाला वॉल्यूम कितना होगा? रेड वाला वॉल्यूम होगा 4πx² dx। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? ये 4πx² dx कैसे लिखा जाता है? 4πx² सरफेस एरिया इंटू थिकनेस dx। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस करूंगा तो मुझे वो रेड कलर वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वो डिफरेंशियल वॉल्यूम, और ये हो गई चार्ज डेंसिटी। ये रो है, ये डीवी है, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है जो कि डी क्यू होगा। डी क्यू आने के बाद अब क्या करोगे? अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करोगे आप लोग करोगे। क्या करना है बताओ? ये जो डी क्यू आया है इसको उठाकर यहाँ रख देना। फिर इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी? लिमिट ऑफ द इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगी? मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोगों को बताना है इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे हम लोग। बिल्कुल सही। स्मॉल आर से कैपिटल आर क्यों? देख लो डायग्राम में ही। स्मॉल आर क्यों? सबसे पहला आपको शेल यहाँ मिलेगा येलो कलर का जो कि स्मॉल आर पर होगा। सबसे आखिरी कहाँ मिलेगा? कैपिटल आर पर। तो स्मॉल आर से कैपिटल आर में येलो कलर का रीजन है। तो स्मॉल आर से कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करना है। डी क्यू की वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको वी टू मिलेगा। वो जो येलो कलर में लिखा था हमने वी टू की वैल्यू आएगी। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व करना है आपको खुद से। ये आने के बाद अब क्या करोगे? V1 निकल गया, V2 निकल गया, इक्वेशन 2 और 3 को रख दोगे इक्वेशन 1 में, तो V1 प्लस V2 से आपको VP मिल जाएगा। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ये नोट करो, और आगे का प्रोसेस आपको खुद ट्राई करना है, और बताओ रिजल्ट कितना आ रहा है। इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो बहुत ईजी है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए डेरिवेशन बताया है। एक दूसरा डेरिवेशन भी है जो ज़्यादा ईजी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कॉपी में जब नोट करो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली नोट करनी है।
जब रिवाइज करो तो हमारे रिवाइज करना भी उतना ही ईजी होना चाहिए। जिसका भी ये डाउट आया कि सर V1 के लिए भी हम शेल लेके कर सकते हैं क्या, आप खुद इमेजिन करो, आप खुद सोचो, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। V1 के लिए शेल लेने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही वैसी सॉलिड स्फीयर का सरफेस है। तो हम इतना अननेसेसरी का एफर्ट क्यों लगाएंगे उसमें। 11 में ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, ये सब फॉर्मूले आप देख चुके हो। फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना डिटेल में हमें नहीं जाना चाहिए था इस फॉर्मूले में। चलिए मैं फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट देखकर शायद आपको याद आ जाए। फाइनल रिजल्ट होगा ये। अच्छा, इसमें मैं फिर से कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बता दूं, आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था ई इनसाइड। ई इनसाइड याद है, Gm(x/r³). वैसे यहाँ पर होगा K⁴r/r³। K⁴r/r³, ये क्या होगा, K⁴r/r³ होगा ई इनसाइड, सॉरी। ये फील्ड है, और भी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पोटेंशियल की। वैसे भी हम फील्ड डिराइव करेंगे, अभी हमने ना सॉलिड स्फीयर की फील्ड निकाली नहीं है इनसाइड। गॉस लॉ में हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिराइव भी करके बताएंगे, ई इनसाइड इतना क्यों आता है, ये डिराइव भी होगा गॉस लॉ में, अभी हमने ये डिराइव नहीं करा है। चलिए ये फॉर्मूला आ गया, V1 + V2 ऐड करके देख लिया, ये फॉर्मूला आने के बाद अब आगे की स्टोरी। आगे कुछ स्पेशल केसेस होंगे इसमें, और स्पेशल केसेस, अच्छा इसमें एक और दूसरा डेरिवेशन भी बता दूं पहले मैं। दूसरा डेरिवेशन भी बता दूं, इसका दूसरा डेरिवेशन ज़्यादा इजी है। देखो, आपको क्या करना है पता है, 1 से लेकर 2 तक, पॉइंट 1 से लेकर 2 तक आप चाहते तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे। देखो, अल्टीमेटली आपको दिया हुआ है एक सॉलिड स्फीयर, और आपको क्या फाइंड करना था, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी। यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना था, तो एक काम करो, आप दो पॉइंट ले लो, एक ए ले लो सरफेस पर और एक बी ले लो। ठीक है, आपको याद है VB - VA कैसे निकलता है, VB - VA होता है -इंटीग्रल ऑफ E.dr। क्या आपको अंदर फील्ड पता है, ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, क्या आपको अंदर फील्ड पता है, बिल्कुल पता है, हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड होती है
KQ(x/r³). यहाँ ऐसा लिख दूँ KQ(r/r³). वैसे याद होगा एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी याद है तो हम ये डिराइव करेंगे गॉस लॉ में। तो बस आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ रख सकते हो। उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना वी बी है। क्या आपको वी ए की वैल्यू पता है? वी ए की वैल्यू पता है, वी ए कितना होगा KQ/r, सरफेस का पोटेंशियल। तो बस यहाँ से आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, सरफेस से लेकर स्मॉल आर तक, और आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली वी बी मिल जाएगा। ये 2-3 स्टेप में हो जाएगा। सबसे ईजी आपका डेरिवेशन होगा। अरे वी ए को जीरो कौन बोल रहा है? वी ए सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ/R, और लिमिट होगी इंटीग्रेशन की ए से बी। ए से बी जा रहे हो ना आप, ए से बी जा रहे हो तो लिमिट लगाओगे ए से बी तक। करके देखना, अभी आ जाएगा रिजल्ट आपका। ये अप्रोच नंबर 2 है जो सबसे ज़्यादा ईजी है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे अब? स्पेशल केस। सॉलिड स्फीयर में कुछ स्पेशल केस आएंगे। सबसे पहला स्पेशल केस सेंटर पर। सेंटर पर सबको पता है स्मॉल आर जीरो होगा, रख के देखो फॉर्मूले में स्मॉल आर जीरो। सेंटर पे पोटेंशियल मिलेगा इतना। रियलाइज करो ये कितनी है, सरफेस की वैल्यू का 3/2 टाइम्स है। तो उसको ऐसा लिख दूं, सेंटर पे पोटेंशियल इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। और ये फॉर्मूला आपने 11th में यूज़ करा है जब आप अर्थ के लिए बात करते थे। अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल उसके सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। यूज़ किया हुआ फॉर्मूला है आपका। अरे सेकंड मेथड बताई ना। अरे अब क्या जान लूंगे? अरे ये सेकंड मेथड बताई ना डेरिवेशन की, और क्या बताऊं मैं अभी, ये बताओ। ये क्या था आपके सामने अभी? ये इतनी देर से मैं क्या बता रहा था आपको, ये सेकंड मेथड ही तो थी इस डेरिवेशन की। मेथड नंबर 2 ये थी, ठीक है। सेकंड मेथड चाहिए? अभी बता चुका हूँ सेकंड मेथड, फिर सेकंड मेथड चाहिए? हाँ तो हम बता रहे थे सेंटर पर पोटेंशियल एट द सेंटर होता है सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स। सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ/R, सेंटर पे हो जाएगा 3/2 KQ/R। रख के देख लेना फॉर्मूले में स्मॉल आर को जीरो। अच्छा दूसरी चीज, ये सबको दिख ही रहा होगा फॉर्मूले से। इस बार सेंटर पर और सरफेस पर सेम पोटेंशियल नहीं है, सरफेस से सेंटर तक जाते जाते पोटेंशियल और बढ़ता जा रहा है, 3/2 टाइम्स हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखो लास्ट ग्राफ ऐसा बना था, याद करो। इनसाइड सेम होता था पोटेंशियल, तो लास्ट ग्राफ स्ट्रेट हो गया था, ये तो नीचे ही आया था। ये ग्राफ सही बना था, यहाँ आके वो ऐसा हो गया था। इस बार देखो आउटसाइड और सरफेस पर, आउटसाइड और सरफेस पर देखो अभी तक ग्राफ सेम है। मैंने बताया था ना बाहर से देखने पर स्पीयर में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ये ग्राफ बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कब पता चलेगा, जब आप अंदर आएंगे। तब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, तब पोटेंशियल और बढ़ते बढ़ते सेंटर पर कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ये फिर से 3 रीजन मिलेंगे, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। आउटसाइड क्या होगा, वही स्टोरी, प्रोपोर्शनल टू 1/r। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। हाथ पैर चलाने से हमारा मतलब है जल्दी जल्दी लिखो, ऐसा कहना चाह रहे हैं मतलब हम। अब पैर क्यों चलाओगे? हाथ पैर चलाने से हमारा मतलब है कि जल्दी जल्दी नोट करना है। ये जो 2-3 पॉइंट्स हमने बताए हैं, ग्राफ और सेंटर का पोटेंशियल नोट करना है। हाँ अल्टीमेटली फॉर्मूला याद करेंगे तो चल जाएगा। फॉर्मूला याद करेंगे तो चल जाएगा, फॉर्मूला याद ही करना है, बट मैंने डेरिवेशन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि ये आता कहाँ से फॉर्मूला। ये सुखदेव जी क्या कर रहे हैं हम देखें, अरे सो रहे हैं सुखदेव जी। अरे सुखदेव जी तो
सोते सोते पढ़ाई कर रहे हैं। ये कौन है भाई? बालक नयन सुखदेव। इन्हें बड़ी स्क्रीन पर लाया जाए। इन्हें स्पॉटलाइट किया जाए, बड़ी स्क्रीन पर लाया जाए और देखा जाए कि क्या कर रहे हैं, ये किन गतिविधियों में लिप्त हैं। गायब हो गए, शर्मा गए, चले गए वापस। ध्यान रहे, बिस्तर पे सोते हुए हमें पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ा जाता है। आराम से अच्छे से पेन पेपर लेकर, बढ़िया टेबल चेयर पर बैठकर अच्छे से बिल्कुल बढ़िया अपने को पढ़ाई करनी है। ऐसे सोते सोते अपने को पढ़ाई नहीं करनी है, जैसा अभी सुखदेव जी कर रहे थे। चलिए, नोट कर लिया सबने फॉर्मूला। सेंटर पर पोटेंशियल याद रखना, और ये ग्राफ याद रखना। ग्राफ याद रखने से क्या होता है, आपकी मेमोरी में बैठ जाती चीज़ें, है ना। आपको कंसेप्ट स्ट्राइक करने लगते हैं। क्वेश्चन में जब कंसेप्ट आते हैं तो आपको स्ट्राइक करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना सर कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं करता, तो ग्राफ याद रखोगे ना, आपको कंसेप्ट स्ट्राइक करेगा कि पोटेंशियल सरफेस से ज़्यादा कहाँ मिलता है, अंदर। सरफेस से कम कहाँ मिलता है, बाहर। सरफेस पर होता है के क्यू बाय आर, इनसाइड आते आते पोटेंशियल और बढ़ता जाता है, हो जाता है 3 के क्यू बाय 2 आर, मतलब 1.5 टाइम्स। चलिए, अब आगे की स्टोरी। आगे स्टोरी थोड़ा ना होगी, अब क्वेश्चन होंगे ना। कंसेप्ट बता दी जितने चाहिए थे, अब क्वेश्चंस करने हैं। हो जाओ शुरू। लास्ट स्लाइड फिर से बता दें? वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए इन क्वेश्चनों के। चलो, अब हम सॉल्व करेंगे।
देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक स्पेरिकल शेल। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक स्पेरिकल शेल, और इसका रेडियस गिवन है आपको। इस स्पेरिकल शेल का आपको रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। चार्ज नहीं दिया है, चार्ज में मान लेता हूँ क्यू है। चार्ज मैंने मान लिया क्यू है। और इसके सरफेस ऑफ पोटेंशियल दिया हुआ है। सरफेस ऑफ पोटेंशियल कितना होता है? सरफेस ऑफ पोटेंशियल होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 100 वोल्ट। अब आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर मतलब अभी तो आप कहाँ पर हो, शेल के अंदर ही हो। शेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है? जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है। सेम स्टोरी बी पार्ट। रेडियस है 8 सेंटीमीटर, अभी भी शेल के अंदर हो। शेल के अंदर पोटेंशियल सरफेस के बराबर 100 वोल्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट थे, इससे ज़्यादा डायरेक्ट कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। ये दोनों आंसर डायरेक्ट थे। बात करते हैं पार्ट सी की। अब आपसे पूछा है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्टोरी क्या है। तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें नहीं पता पोटेंशियल कितना है। 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा? ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर तो थोड़ा बाहर चला जाएगा। पर हमें पता है कि उस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। अब पता है आगे क्या करना है, 1/2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो अब हम करेंगे इक्वेशन 1/2। क्या मिलेगा? 100/VP आर बाय कैपिटल आर। अब क्वेश्चन में स्मॉल आर कितना दिया हुआ है आपको? स्मॉल आर दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे वीपी मिल जाएगा 1000/15। 200/3 वोल्ट। हो गया सी पार्ट। डी पार्ट। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे? 25 सेंटीमीटर पर फिर से वैल्यू रखेंगे। रखो वैल्यू, 25 सेंटीमीटर रखने पर कितना आएगा? 40 वोल्ट। ये डी पार्ट का भी आंसर आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इजी, सबसे डायरेक्ट, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। 60 सेकेंड्स मिलेंगे, आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा।
आंसर आना चाहिए 4R। चलो ट्राई भी करके देख लेते हैं। हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, 25% ऑफ द पोटेंशियल एट सरफेस। बात चल रही किसकी, स्पेरिकल शेल की। हम लोग बात कर रहे हैं एक स्पेरिकल शेल की। ठीक है, ये स्पेरिकल शेल हो गया। अब आगे, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है। इसके सरफेस पर पोटेंशियल होता है, और अंदर भी उतना ही होता है। हमें तो वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, 25%। तो कहाँ लाई करेगा वो पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, मान लो R डिस्टेंस पर है। हम चाहते हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो, 25% ऑफ वी सरफेस हो। आगे आपको पता है ना क्या करेंगे, आगे करना कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ इतना काम करना था हमें। वीपी, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, k³ by r इज 25% ऑफ वी सरफेस मतलब k³ by r। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4R। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताना है क्या अपन लोगों को, टाइम नहीं लगाना है। देखो, थोड़ा क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा नहीं, आंसर गलत आया। क्यों आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का, देखो पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। पहली बात तो स्फीयर सॉलिड हो गया, और वो पॉइंट फाइंड करना है जिसका पोटेंशियल कितना हो, 25% ऑफ द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। सेंटर के पोटेंशियल का 25% चाहिए मुझे, राइट। तो अब क्वेश्चन में देखो चेंज क्या आया है। पहली बात, अब ये स्फीयर हो गया है सॉलिड स्फीयर।
अब ये स्पीयर पहले जैसा नहीं रहा, अब ये स्पीयर हो गया है सॉलिड स्पीयर। ज़्यादा थी हो गया। अ, बचपन में भी जब कलर करते थे तब थोड़ा बहुत कलर तो बाहर निकल ही जाता था, आपको याद होगा। इसको सही कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि वाइट कलर यूज हुआ है। अब ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट पर। हमें पता है सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है। सेंटर पर पोटेंशियल होता है 3/2 KQ/R। ये सेंटर पर, ये सेंटर है। और हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पोटेंशियल कितना हो, सेंटर के पोटेंशियल का 25 हो, है ना। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, सेंटर का 25 हो। तो पहले तो एक काम करते हैं, निकालते हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आना चाहिए। जरा बताओ 25% ऑफ 3/2 KQ/R कितना होगा, 3/8। ठीक है। कितना होता है ये, 0.375 ही होता है ना। देख लेना, गलती कर दो तो बता देना। चलो, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर पोटेंशियल इतना होता है। अब आगे की स्टोरी। ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से कम है कि ज़्यादा है। देखो, ये सरफेस का पोटेंशियल है, ये सरफेस से कम है। और हमें पता है सॉलिड स्फीयर के लिए सरफेस से कम पोटेंशियल कहाँ मिलता है, बाहर मिलता है। तो उसका मतलब मैं पता है क्या करूँगा, मैं मान लूंगा वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। और आगे उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है KQ/r, जो कि कितना चाहिए मुझे, वही 3/8। तो यहाँ से सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा R। अब आप सोच रहे हो सर इतना लंबा मेथड क्यों लगाया आपने, मैं बताऊंगा आगे रीज़न। जब आप अगला क्वेश्चन गलत करोगे तब आपको बताऊंगा। वैसे बता दिया है कि अगला क्वेश्चन गलत होने वाला, तो शायद आप गलत करूंगी नहीं। पहले से ही आपको मैंने बता दिया कि अगला क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब शायद थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होकर सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, हो गया, इसका आंसर ही आना चाहिए था, आंसर भी आ गया। इसको कलर भी कर देते हैं। इस बार ग्रीन यूज़ करते हैं, येलो यूज़ करते हैं। बकवास कलर है, येलो यूज़ नहीं करेंगे। कलर ही यूज़ नहीं करेंगे, ये आंसर आना चाहिए। चलो, अभी आंसर आने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो। वेट करूंगा आप लोगों के आंसर का।
आते जाए आंसर, बताते जाना आंसर। क्या बात है, आंसर क्यों नहीं आ रहे? देखो, जिन लोगों ने भी आंसर दिया है सबका आंसर अभी तक तो गलत आया है, क्योंकि सही आंसर इस बार इतने इजीली नहीं आएगा। कंसेप्ट लगेगा। आंसर आएगा √6 R। अब अपन समझते हैं ऐसा क्यों। हम चाहते हैं वो पॉइंट फाइंड करना जहाँ पे पोटेंशियल हो 80% ऑफ सेंटर। सेंटर का 80% चाहिए हमें, राइट। हम चाहते हैं सेंटर का 80% पोटेंशियल मिले। देखो स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों होती है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है कुछ, कि हम चाहते हैं कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है उसका 80% मिल जाए। करते हैं, चलो 80% निकालते हैं। जब ये 80% निकालोगे आप, तो 1.5 इंटू 0.8, 1.5 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा? 1.2, राइट। तो ये हो जाएगा 1.2। इसको लिखे रहने देते अपन। इसको भूल जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन का है ना इतना पार्ट। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में आ रहा है 1.2 K³/R। ये इस क्वेश्चन में आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो पोटेंशियल है 1.2, क्या ये 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है? ये 1 से ज़्यादा है। अब आप रियलाइज करो कि 1 से ज़्यादा पोटेंशियल, K³/R से ज़्यादा पोटेंशियल आपको कहाँ मिलता है? K³/R से ज़्यादा पोटेंशियल आपको स्फीयर के अंदर मिलता है। क्यों मिलता है अंदर, ये भी समझते हैं। देखो, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसको थोड़ा और जगह चाहिए रहेगी अपने को। उसको उठा के खिसका देते हैं पहले। सब लोग ध्यान देंगे इस कंसेप्ट पर। सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मुझे बताओ, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस पर अगर मैं खड़ा हूं तो पोटेंशियल होगा K³/R। सेंटर पर कितना होगा? 3/2, मतलब 1.5 टाइम्स K³/R। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल कितना चाहिए था? 0.375। 0.375 मतलब ये इससे भी कम है, सरफेस से भी कम है। मतलब कहाँ मिलेगा वो? 0.375 K³/R हमें बाहर कहीं मिलेगा, राइट। इसीलिए मैंने आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करा था। ये देखो, ये आउटसाइड का फॉर्मूला यूज करा था। पर इस बार जो पोटेंशियल मुझे चाहिए वो कितना है? इस बार जो पोटेंशियल चाहिए वो है 1.2 टाइम्स। जरा मुझे बताओ 1.2 कहाँ आता है? बिटवीन 1 एंड 1.5, राइट। बिटवीन 1 एंड 1.5, 1.2 यहाँ कहीं आएगा। तो इसका मतलब वो पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा? आर डिस्टेंस पर जरूर मिलेगा, पर वो पॉइंट मुझे मिलेगा अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर। अब अगर वो पॉइंट मुझे सॉलिड स्फीयर के अंदर मिलेगा तो यहाँ से आगे मेरा अप्रोच चेंज होगा। चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिखूंगा मैं? इतनी उम्मीदों से दिया था क्वेश्चन, इतना समझा के क्वेश्चन दिया था, पर आप लोगों ने फिर भी
करना तो था ही गलत, कर ही दिया गलत। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आर आ रहा है √ऑफ 0.6, कितना आ रहा था आंसर? 0.6 आर, हाँ। ये आंसर आना चाहिए था हमारा। लास्ट क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। काफी लोगों का सही आंसर आ भी गया था, गुड, वेरी गुड। चलो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर पॉज करेंगे। आगे नेक्स्ट टाइम पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।